अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़रिए तमाम द डिसिप्लिन एकेडमी साइंस ग्रेड 7 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स लास्ट चैप्टर और आज है इसका लास्ट लेक्चर। जनाब ऑब्वियसली ये किताब हमने इस लास्ट लेक्चर में अब कंप्लीट कर लेनी है। एक्सरसाइज और जो दीगर इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं करवाए क्योंकि मैंने अपने ज़ाहिर लेक्चर्स के दौरान आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स और तमाम चीज़ें क्लियर करवा दी हैं और जाहिर है कि अब स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस को ख़ुद इसको जो है ना वो मुनज़्ज़म तरीके से लिखना चाहिए ताकि ज़ाहिर है उनका मुतालिया भी हो और पता चले कि उन्होंने लेक्चर्स को किस तरह फॉलो किया है। अगर क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाने हैं तो फिर डेफिनेटली इन लेक्चर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लें। तो बुक वर्क करने का और गो थ्रू होने का मतलब यही होता है कि आपको एक चैप्टर के अंदर पूरा टॉपिक समझाया जाए, उसके तमाम की पॉइंट समझाए जाएँ, उसकी टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाए, उसके अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी टर्म्स और उसके अंदर जो मुख्तलिफ यूनिट्स के या मुख्तलिफ़ चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप्स हैं, कोई डेरिवेशंस हैं, कोई फार्मूला हैं, उनको क्लियर किया जाए। और जब आप उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाता है, एमसीक्यूज़ आसान हो जाते हैं। ये आखिरी लेक्चर है और इसके अंदर अब हमने कुछ थोड़ा सा सितारों के झुरमट को समझना है, यानी कि कंस्टलेशन। ये क्या चीज़ होती है जी, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अ कंस्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर to form a pattern or picture like Orion, the great hunter, Leo the lion और Taurus the bull। इसको मैं समझा देता हूँ ये तीन चीज़ें क्या हैं जी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जाहिर है कि मैं इसीलिए यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो कंस्टलेशन है उसमें नंबर 1 पर है ओरियन, उसके बाद दूसरे नंबर पर है लियो और तीसरे नंबर पर है टॉरस। ओरियन जो है ना ये एक जाइंट है, एक जिन है और ये सब ग्रीक मैथोलॉजी का हिस्सा हैं। लियो शेर के लिए है और टॉरस एक बैल या भैंसे के लिए या उसके सींगों की तरह, तो टॉरस उसको कहते हैं। और ये जो अब ये क्या चीज़ें हैं ये तीनों, ओरियन, लियो और टॉरस, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आसमान पर सितारों का जो अरेंजमेंट होता है रात के वक्त जब आप देखते हैं, वैसे तो वो हर वक्त होता है लेकिन दिन के वक्त तो ज़ाहिर है आपको नज़र नहीं आता क्योंकि दिन के वक्त जो कुदरती रोशनी होती है उसकी वजह से आप आसमान पर बहुत सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। तो एज़ कम्पेयर टू नाइट, जब आप रात के वक्त आते हैं तो आप फिर इस तरह की कोई अरेंजमेंट देखते हैं। उन अरेंजमेंट्स को जो ये यूनानी फ़िलासफ़र हैं या जो साइंसदान हैं इन्होंने इस तरह के नाम दिए हैं और ये फिर साल के मुख्तलिफ़ महीनों में ये डिवाइड होते हैं। जैसे अब ये अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर आगे, तो फिर इसमें आपको ओरियन और उसके बाद आने वाले महीनों में 2 या 3 महीने के बाद आपको फिर ये टॉरस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लियो होता है वो अप्रैल मई के अंदर, इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह की ओरिएंटेशन होती है। अब अगर आप लियो वाली ओरिएंटेशन को देखें तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। ये जनाब आपको लियो की ओरिएंटेशन दिखाते हैं कि ये इस तरह की बनाई होती है। अब ये इन्होंने स्पेसिफिकली जो है ना इसको शेर की तरह, तो इसका नाम फिर लियो रखा है। ये आप देख सकते हैं स्टार्स हैं मुख्तलिफ और ये इस तरह की ओरिएंटेशन है। इसी तरीके से फिर अब अगर आप जाएं तो ओरियन की तरफ आ जाएं। ओरियन में जो स्टार्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं और सॉरी वंस अगेन हम देख लेते हैं जी। तो ये आप देखें, ये एक बहुत बड़ा जाइंट या जिन है, उसकी तरह का ये बना हुआ है जी सितारों का झुरमट। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप इधर आ जाते हैं टॉरस की तरफ, जो कि बैल से जिसको तशबीह दी गई है उसके सींग और इस तरह, तो ये बैल के साथ सींगों की तरह और ये बना होता है, तो ये टॉरस इसको कहते हैं। ये सितारों का झुरमट इस तरह का होता है। तो ये बेसिकली जी सितारों के झुरमट हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ रही है। कॉन्स्टलेशंस आर इजीली रिकग्नाइजेबल पैटर्न्स दैट हेल्प पीपल लोकेट आवर पोजीशन देमसेल्व्स यूजिंग द नाइट स्काई। अच्छा, अब ये पुराने ज़माने में, क्योंकि आजकल तो गूगल मैप्स हैं और आपको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन ये जो सितारों की जो गर्दिश थी किसी ज़माने में और इनकी जो एक ओरिएंटेशन होती थी, जो तरतीब होती थी आसमान पर, उससे हिसाब लगाकर या उसकी मदद से लोग जो है मुख्तलिफ़ जगहों का तयन करते थे और रास्तों का तयन करते थे। इफ़ ऑब्जर्व थ्रू द
यार अगर पूरे साल इसको देखा जाए, द कंस्टलेशन शिफ्ट ग्रेजुअली टू द वेस्ट, तो ये जो कंस्टलेशंस होती हैं या ऐसा ऐसा मगरब की तरफ जो है ना वो घूमती हुई नज़र आती हैं। दिस इज़ कॉज्ड बाय मोशन ऑफ अर्थ अराउंड आवर सन, और ये ज़ाहिर है इसी वजह से होता है क्योंकि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। गर्मियों में क्या होता है, व्यूअर्स आर लुकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस एट नाइट देन दे आर डूइंग इन द विंटर, यानी कि अब अगर वो देखते हैं सर्दियों में तो गर्मियों में उनका देखना ज़रा मुख्तलिफ होता है, यानी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं आसमान पर इसकी सर्दी और गर्मी के कंपैरिजन्स में। ड्यू टू एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ द व्यू टू ईच कंस्टलेशन चेंजेस विद द मोशन ऑफ अर्थ, तो फिर ये जो एक्सियल टिल्ट होता है ना अर्थ का, इसकी वजह से मुख्तलिफ ये जो कंस्टलेशंस अभी हमने देखी हैं तो इनका भी जो एक व्यू होता है आसमान पर वो भी ज़मीन की हरकत के साथ तब्दील हो जाता है। दैट्स वाई दे अपीयर इन डिफरेंट पोजीशंस इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर, इसीलिए फिर वो साल के मुख्तलिफ महीनों में आसमान पर मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस या डायरेक्शंस में आपको नज़र आती हैं। यानी यूँ कह लें कि किसी इलाके में वो किस जगह पर किसी महीने में नज़र आएगी और किसी इलाके में वो किसी जगह पर किसी और महीने में नज़र आएगी। सो ये इनके मामलात हैं। रिलेशन ऑफ अर्थ हेमिस्फीयर विद एनुअल रोटेशन अराउंड द सन। हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आधा हिस्सा किसी भी कुर्रा का, कुर्रा अर्ज़ जिसका हम कहते हैं, ये हमारा कुर्रा अर्ज़ है और ये आप देख रहे हैं बीच में एक लाइन आपको नज़र आ रही है, तो आधा हिस्सा इधर चला गया इस गेंद का, आधा इधर। ये तो खैर सूरज के हवाले से है, वैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अब लेट सपोज पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से अब है एक मैं बॉल बनाता हूँ क्योंकि अर्थ इज़ लाइक अ बॉल, तो ये जनाब मैंने एक बॉल बना ली और इसको मैंने कोई भी कलर दे दिया, नो मैटर कोई भी है। तो इसको स्टूडेंट्स मैंने लेट सपोज यहाँ से अलहदा कर दिया, ये देखें जी, तो ये आपको सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही है, आधा हिस्सा इधर हो गया आधा हिस्सा इधर हो गया, तो ये हेमिस्फीयर है। और ये पूरे का पूरा जो गोला होता है ना, जो बॉल होता है ये अर्थ का, इसको हम कहते हैं स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा हिस्सा इसका, यानी हेमी आधे को या हाफ को कहते हैं। तो इसकी जो फिर ज़ाहिर टिल्ट होती है अर्थ की, आप देख रहे हैं किस तरह से ज़मीन जो है ना उसका ये जो एक्सेस है ये तिरछा हुआ है, तो इस तिरछा होने की वजह से सर्दी और गर्मी के मौसम बनते हैं। देयर आर टू मेन हेमिस्फीयर्स ऑन द अर्थ, नदरन एंड सदरन। ये आपको पता ही है कि ज़मीन के दो मेन हेमिस्फीयर्स हैं, एक नदरन और एक सदरन, यानी शुमाली और जनूबी। ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ, अब जब ज़मीन टिल्ट करती है, देखें जिस तरह से तिरछी होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मैक्सिमम डायरेक्ट सन रेज, तो फिर जो ज़मीन के जो मुख्तलिफ ऐसे हिस्से होते हैं जो सूरज से ज़्यादा रोशनी जो है वो लेते हैं या हरारत। देखिए अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ज़मीन टिल्ट की है ना, तो आपको यहाँ से एरो का डिस्टेंस कम नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एरो का डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मौजूद जो भी रीजन है अर्थ पर वो सूरज के करीब हुआ है और ये जो रीजन है ये सूरज से थोड़ा दूर है। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर अब विंटर है और यहाँ पर समर है, वेरी सिंपल जी। सो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया। सो इट विल बी समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन इट विल बी इन विंटर इन सदर्न। आसान चीज़ है, ये आप पढ़ लेंगे यकीनन। एंड व्हेन द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन, और अगर साउथ पोल सूरज की तरफ घूम जाता है या तिरछा हो जाता है, टिल्टेड एक्सेस इज अवे फ्रॉम द सन, ठीक है ना, देन सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मैक्सिमम, ठीक हो गया। सदर्न जो होता है फिर जाहिर है वो मैक्सिमम लेता है। तो फिर क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट होती है तो फिर समर हो जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिंपल हो गया जनाब। अब हम ये आखिरी पेज की तरफ आ गए स्टूडेंट्स, छोटा सा, और ये इसका आखिरी लेक्चर है और आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। टिल्ट की आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ तस्वीर में भी दिखा देता हूँ, आपको उम्मीद है कि और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आगे जनाब स्टूडेंट्स, ये देखें अब ये अर्थ जो है ना ये 23 डिग्री इधर देखें, फिर यूरेनस और वेनस, ये इसके मुख्तलिफ जो आपको पता है प्लानट्स हैं उनकी टिल्टिंग के बारे में और वो सारा जो है ना तो बताया जा रहा है कि ये इस तरह है। तो ये टिल्ट का मतलब होता है क्योंकि अब एक गोला जो है ज़ाहिर है उसको तो तिरछा होता है वह हम नहीं देख सकते क्योंकि गोला होता है उसका तो हर तरफ से जो एंगल होता है ना वो बराबर होता है। अगर कोई चौरस चीज़ हो, कोई स्क्वायर हो तो उसमें समझ आती है। नाउ यू नो दैट व्हेन इट इज़ विंटर इन पाकिस्तान, अब आपको ये समझ आ गई है कि जब पाकिस्तान में सर्दियाँ होती हैं, यानी कंट्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
ये हमारी वो कंट्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाक़या है। देन इट इज़ समर इन ऑस्ट्रेलिया, तो फिर इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होंगी। अक्सर लोग सुनते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क में इस वक्त गर्मियाँ चल रही हैं और हमारे मुल्क में सर्दियाँ चल रही हैं। वजह क्या होती है हेमिस्फीयर की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में वाक़या है, पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाक़या है। तो जो भी ममालिक सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे, जो भी इलाके, जो भी खित्ते, उनके अंदर गर्मियाँ होंगी उस वक्त। इन बिटवीन समर एंड विंटर ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी और गर्मी के दरमियान इट इज़ फॉल और ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यकीनन आप समझ गए कि फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि जनाब ख़ज़ा आ जाती है। ख़ज़ा में जैसा क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, और ख़ज़ा के बाद अगला मौसम फिर सर्दियों का आ रहा होता है। एंड इन बिटवीन विंटर एंड समर, और फिर सर्दी और गर्मी के दरमियान आपको पता है कि बहार आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि अभी आप देखें गर्मियां हैं और गर्मियों के बाद हमने सर्दियों की तरफ जाना है, तो हम जा रहे हैं गर्मियों से सर्दियों की तरफ। तो विद इन 1.5 मंथ्स आप देखेंगे कि आप ऑटम की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ख़ज़ा के मौसम की तरफ। क्योंकि अब हमने ये गर्मियों का जो मौसम है, अब अगस्त का आप देख लें पहला अशरा चल रहा है, आज 7 तारीख़ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ जो होगा ना, 1 मंथ के बाद जो उसके बाद टाइम आएगा, तो फिर हम ऑटम की तरफ जाएंगे। फिर गर्मियों का जोर टूट चुका होगा, फिर हमने जाना है डेफिनेटली विंटर की तरफ। तो अभी एकदम से तो ज़ाहिर है उसके बाद विंटर नहीं आएगी विद इन 1 मंथ, लेकिन यह है कि हम शिफ्ट करेंगे। समर जो होगा वो अपना एक जोबन या उसकी जो ताकत और वो जोलानी है वो ख़त्म हो चुकी होगी, और फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ऑटम की तरफ, और फिर उससे हम मूव करेंगे सर्दियों की तरफ। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसके जो टिल्ट्स हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं। सो आई एम श्योर आपको ये यहाँ तक जो है ना चीज़ समझ आ गई है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी किताब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। ये इसका आखिरी चैप्टर था और आखिरी लेक्चर था। ये लेक्चर्स तमाम प्ले लिस्ट की सूरत में ऑर्गेनाइज होकर मेरे चैनल पर मौजूद हैं, इनसे आप गो थ्रू करें। अब बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह अपने जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इसके ज़ाहिर की पॉइंट्स, इसकी एक्सरसाइज और दीगर क्वेश्चन आंसर जो मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूँ बच्चों से, वो सारे के सारे मैं इंशाल्लाह ताला जो 3 या 4 लेक्चर्स मेरे मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइज हुए हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा। वो भी इसी की प्ले लिस्ट में होंगे, ताकि आपको इस पूरी बुक की जो ज़ाहिर एक्सरसाइजेज हैं, MCQs हैं, तो उसमें कहीं कोई ऐसा MCQ हो किसी चीज़ का, तो वो क्योंकि उसमें मैंने कोई ओवरऑल सारे के सारे मैंने चैप्टर्स की एक्सरसाइज या MCQs नहीं करवाए। सिर्फ और सिर्फ यह है कि ओवरऑल पूरी बुक में से जहाँ जहाँ बच्चों को मुश्किलात आई हैं किसी क्विज़ में, किसी एग्जाम्पल में या किसी और असाइनमेंट के अंदर, तो वो मैंने उनकी जो है ना वो दूर करने की कोशिश की है। और इस पूरी किताब में जितने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स थे, जो अपैरेटस थे, जो मॉडल्स थे साइंस के, वो मेरी लैब में मौजूद हैं द डिसिप्लिन एकेडमी में, और यहाँ पर हम परफॉर्म भी करते रहते हैं और उसके वीडियोस हमारे टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड भी होते रहते हैं जनाब। अब इसमें इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में या इस पूरी बुक में कोई भी ओवरऑल क्वेश्चन हो तो मुझसे आप शेयर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला विद इन 2 और 3 डेज़ हमारा जो नेक्स्ट अब ये प्रोसेस होगा, इसके अंदर हमारे अब जो वो 3 या 4 जितने भी लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स के और दीगर चीज़ों के, वो इंशाअल्लाह ताला अपलोड हो जाएंगे। और फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि किसी किस्म का भी कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।